Hello, good morning. This is my 25th November's lecture and today we shall discuss about the vector addition. आज की क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमारे पास दो तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया जाता है। एक वो जिसमें हमें वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म के अंदर दे रखे हों और दूसरे वो जिसमें हमें वेक्टर्स एरो मार्क की फॉर्म के अंदर दे रखे हों। तो ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जिसमें वेक्टर्स हमें आई जे के की फॉर्म के अंदर दे रखे हों। जैसे मान लो ये वेक्टर दे दिया आप लोगों को 3i प्लस 2j माइनस 7k, दूसरा वेक्टर दे दिया हम लोगों को 2i माइनस 4j माइनस 3k। ये दो वेक्टर्स हम लोगों को आई जे के की फॉर्म के अंदर गिवन है और हम लोगों से अगर मान लो इनको एडिशन करना हो तो बिल्कुल जैसे हम लोग अलजेब्रा के अंदर एडिशन करते x के टर्म को x के साथ, y की टर्म को y के साथ, z की टर्म को z के साथ, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर i की टर्म को i के साथ, j की टर्म को j के साथ और k की टर्म को k के साथ ऐड कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर वेक्टर एडिशन आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आई के, प्लस का 2 माइनस का 4 है तो माइनस का 2 जे के, माइनस का 7 और माइनस का 3 है तो माइनस का 10 के हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमें वेक्टर्स ए और बी की फॉर्म के अंदर पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में आई जे के अंदर गिवन हो तो हम लोग इन दोनों का एडिशन 3 प्लस 2 5i, अगर मान लो एक प्लस का एक माइनस का है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले का साइन लगा देंगे और सेम साइन की चीज़ों को हम लोग एज इट इज ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 10, ये प्लस का 2 है माइनस का 4 है, सब्ट्रैक्शन होगा 4 में से 2 गया तो 2 और बड़े वाले का साइन इसके साथ हमारे पास आ जाएगा। तो 5i माइनस 2j माइनस 10k हमारे पास इसके अंदर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आएगा। अब दूसरा तरीका हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कौन सा है? अगर हमें वेक्टर्स एरो मार्क की फॉर्म के अंदर दे रखे हैं तो फिर हमारे पास इसके अंदर 2 लॉस होते हैं जिन लॉस को हम लोग बेसिस पर हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। हमारे पास मान लो एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हमारे पास इस तरह का है वेक्टर बी और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो दो वेक्टर गिवन है इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो पहला तरीका तो हमारा ये है कि अगर ए में बी को ऐड करना है तो बी की टेल को ए के हेड पर रखेंगे और आप जानते हैं ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास वेक्टर ए आ गया और फिर उसके बाद आपके पास दूसरा वेक्टर बी आ गया, न डायरेक्शन में चेंज किया हमने न मैग्नीट्यूड में चेंज किया, ये दूसरा वेक्टर आ गया। ये दोनों वेक्टर्स आपके पास कौन से हो गए? कंसेक्यूटिव वेक्टर्स हो गए क्योंकि यहाँ पर सेकंड वेक्टर की टेल को हम लोगों ने फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दिया तो ये हो गए आपके पास कंसेक्यूटिव वेक्टर्स। यानी दोनों वेक्टर्स को हम लोग कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के फॉर्म के अंदर अरेंज कर देंगे, फिर फर्स्ट वाले की टेल को और सेकंड वाले के हेड से ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वेक्टर लाइन आप लोगों के पास इन दोनों वेक्टर्स के सम को शो करेगी। सबसे पहले जिन दो वेक्टर्स को हमें ज्वाइन करना है या ऐड करना है उनमें जिसको करना है फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर के टेल को रख देंगे, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स बना देंगे,
फिर उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास ये जो थर्ड वेक्टर हमने ज्वाइन किया यही इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि ये शेप आपके पास ट्रायंगुलर शेप आ रहा है, इस वजह से ये जो मेथड है ये कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ट्रायंगल के दो वेक्टर्स अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस ट्रायंगल के थर्ड और क्लोजिंग साइड दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेंगी और डायरेक्शन अपोजिट टू द मैनर होगी। अपोजिट टू द मैनर का मतलब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो मैनर तो ये कहता है भाई इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर जाएंगे, जबकि इसके अंदर डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इन दोनों की एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी आएगी क्लॉकवाइज। अगर इन दोनों के क्लॉकवाइज होगी तो इसकी क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। यही चीज कहलाती है अपोजिट टू द मैनर। व्हेन टू वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो स्टेटमेंट आएगा इसके अकॉर्डिंग वो आएगा व्हेन टू वेक्टर्स represents two consecutive sides of a triangle, ये दो साइड, then the third and closing side of the triangle will show their sum and its direction is opposite to the manner। ये चीज कहलाती है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर किसी ट्रायंगल दो वेक्टर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो उस ट्रायंगल की थर्ड और क्लोजिंग साइड दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द मैनर, जिसके अंदर हम लोग दो वेक्टर्स को क्या बनाते हैं, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स बना करके और जब फाइंड करते हैं वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। एक और मेथड है जिसके अंदर हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और वो मेथड कौन सा है, अगर मान लो आपके पास इस तरह से दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप लोगों को ऐड करना है और अगर हम लोग इससे कंसेक्यूटिव वेक्टर्स नहीं बनाना चाहते तो हम लोग इन्हें क्या बनाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बनाएंगे, जो पिछली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। और को इनिशियल वेक्टर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल पर रखेंगे बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना। तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, दिस इज वेक्टर ए, इससे शिफ्ट कर दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना। और फिर उसके बाद हमने दूसरा वेक्टर लिया और इस दूसरे वेक्टर को भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना इसकी टेल पर रख दिया। तो ये दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। और अब को इनिशियल वेक्टर बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतने ही मैग्नीट्यूड का इधर की साइड के ऊपर क्या करेंगे, एक पैरेलल वेक्टर बनाएंगे। जितना ये है उतना ही हम लोग ये वाला ले लेंगे, एरो मार्क लगा देंगे और इसी तरह से इसके पैरेलल इधर हमारे पास उतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेंगे
और फिर उसके बाद ये बन गया आपके पास पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बनने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि दो डायगोनल्स इसके अंदर बनती है, एक डायगोनल ये वाली रहेगी, एक डायगोनल ये वाली रहेगी। तो ये वाली डायगोनल कंसीडर नहीं करके इनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगी वो डायगोनल हम लोग कंसीडर करेंगे। ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। इसको बोलते हम लोग और रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहलाएगा? और रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। तो ये आपके पास इसके अंदर आएगा और रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस लॉ के अंदर हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम की या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग लिखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम आपके पास ये फॉर्म हो गया। इसकी जो कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होने वाली डायगोनल इसके दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। When two co-initial vectors represent two adjacent sides of a parallelogram by their magnitude and direction अगर मान लो दो को इनिशियल वेक्टर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें। एडजेसेंट साइड्स का मतलब वो साइड्स जो एक एंगल फॉर्म करती, उसे एडजेसेंट साइड्स के नाम से जानते हैं। कंसेक्यूटिव साइड आप लोग जानते हैं, एक के बाद एक जो साइड आती है, और जो दो साइड मिलकर के और एक एंगल फॉर्म करती है उन्हें हम लोग एडजेसेंट साइड्स के नाम से जानते हैं। So when two co-initial vectors represent two adjacent sides of a parallelogram by their magnitude and direction, then their sum represented by the diagonal of parallelogram passing through their common initial point। ये चीज कहलाती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का अगर हमें ऐड करना हो और दोनों वेक्टर्स हमें किस फॉर्म के अंदर दो वेक्टर्स गिवन हो, तो हम लोगों के पास दो मेथड हैं। पहला हमारे पास लॉ है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें दोनों वेक्टर्स को हम लोग कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं और फिर उस ट्रायंगल की थर्ड और क्लोजिंग साइड उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी और डायरेक्शन अपोजिट टू द मैनर रहेगी। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन कंसेक्यूटिव जो वेक्टर्स है उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी क्लॉकवाइज होगी, और अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही अपोजिट टू द मैनर का मीनिंग है। अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स को अगर हम लोग दूसरे तरीके से करना चाहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो दोनों वेक्टर को कॉमन को इनिशियल वेक्टर्स बनाएंगे
और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम फॉर्म करके, और वो जो दोनों कोऑर्डिनेशन वेक्टर्स हैं वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक एंगल फॉर्म करें। तो उस पैरेललोग्राम के कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होने वाली डायगोनल उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। यही चीज कहलाती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक तीसरा लॉ है जिसके अंदर अगर मान लो हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और फिर उनका सम करना हो, तो फिर हम लोग उसके लिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम में लेते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी कैन स्टडी द पॉलीगन लॉ। ओके, नाउ वी गो टू नेक्स्ट, दैट इज पॉलीगन लॉ। अगर आपके पास वेक्टर्स कितने हो, दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, फिर कितने भी वेक्टर्स हो, उन सब वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स आप लोगों के पास आ रहे हैं तो उन वेक्टर्स को अगर मान लो इस तरह से है कि एक वेक्टर ये वाला आ गया आपके पास, दूसरा वेक्टर ये वाला आ गया, तीसरा वेक्टर ये वाला आ गया, चौथा वेक्टर ये वाला आ गया, पांचवा वेक्टर आपके पास ये वाला आ गया, छठा वेक्टर आपके पास ये वाला आ गया, सातवां वेक्टर आपके पास अगर मान लो हमारे पास, और एक वेक्टर आपके पास इस तरह का आ गया, दिस इज E, दिस इज F एंड दिस इज G वेक्टर। इस तरह से मान लो आपके पास 7 वेक्टर से कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी वेक्टर्स हो, सबसे पहले हम लोग इन सब वेक्टर्स को कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के फॉर्म के अंदर अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर, फिर उसके बाद हमने ये सेकंड वेक्टर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये थर्ड वेक्टर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फोर्थ वेक्टर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फिफ्थ वेक्टर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सिक्स वेक्टर लिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 7 वेक्टर लिया। इन सबको हम लोगों ने किस फॉर्म के अंदर अरेंज कर लिया, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल लगा दी। सारे वेक्टर्स अरेंज करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल और लास्ट वेक्टर है उसके हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, 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 और इसकी कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मैनर। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया या जो लास्ट और क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन आई, ये इन सारे वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। A plus B plus C plus D plus E plus F plus G। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही चीज कहलाती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। When 3 or more vectors represent consecutive sides of a polygon, consecutive sides of a polygon
when their sum is represented by last and closing side of the polygon and direction is opposite to the manner. ये आपके पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। तो अगर केवल दो वेक्टर्स हमारे पास है तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम में लेंगे। और अगर मान लो हमारे पास 3 और 3 से ज्यादा वेक्टर्स हो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम में लेते हैं। इसमें कितने भी वेक्टर्स हो उन सबको अरेंज कर देंगे और अरेंज करने के बाद जो लास्ट और क्लोजिंग साइड है वो लास्ट और क्लोजिंग साइड उन सारे वेक्टर्स के सम को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हुआ हमारे पास वेक्टर एडिशन और इसके करिस्पॉन्डिंग डिफरेंट लॉस। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं और आप चाहें तो इसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं।